आदाब अर्ज़ है क्राइम शो बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। नाजरीन, इस प्रोग्राम के जरिए हम बेनकाब करेंगे उन दहशतगर्दों के खौफनाक और शर्मनाक चेहरों को जिनकी वहशियाना और जालिमाना करतूतों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये वो चेहरे हैं जो हमारे और आपके बीच रहकर साजिशों के जाल बुनते हैं और देते हैं खतरनाक वारदातों को अंजाम। तो चलिए ऐसे चेहरों से उठाते हैं नकाब और करते हैं इनको बेनकाब। सबसे पहले बात मुल्क की सबसे उलझी आरुषि हेमराज मर्डर मिस्ट्री की। इस मामले में आरुषि के वालिदैन राजेश तलवार और नुपुर तलवार को गाजियाबाद कोर्ट ने मुजरिम करार दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले को पलटते हुए तलवार कपल को रिहा कर दिया। अब फिर सवाल उठ रहे हैं, आखिर आरुषि हेमराज का कातिल कौन है? आरुषि मर्डर मामला, मम्मी पापा नहीं कातिल, दोनों कोर्ट से बरी। 24 नवंबर 2013 आरुषि के मम्मी पापा मुजरिम करार, दोनों को ही उम्र कैद की सजा। 12 अक्टूबर 2017 आरुषि के मम्मी पापा मुजरिम नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, दोनों को रिहा करने का फैसला, जेल से बाहर आएंगे। राजेश और नुपुर तलवार तकरीबन 4 साल के वक्फे के बाद आरुषि के मम्मी पापा नुपुर तलवार और राजेश तलवार को जेल से रिहा किया जा रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में राजेश और नुपुर तलवार को बरी करने का हुक्म दे दिया है। आरुषि के मम्मी पापा को मुजरिम नहीं मानने की पहली वजह सीबीआई की जांच में कमी थी। दूसरी वजह ठोस सबूतों की कमी के चलते नुपुर राजेश तलवार बरी किए गए। तीसरी वजह हाई कोर्ट ने तलवार कपल को बेनिफिट डाउट दिया है। चौथी वजह जो सबूत पेश किए गए हाई कोर्ट ने उसे नहीं माना। पांचवी वजह कोर्ट ने कहा सभी सबूत एक दूसरे से मेल नहीं खाते। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सीबीआई की तहकीकात और उसकी क्लोजर रिपोर्ट सवालों के घेरे में है। We are deeply relieved and grateful to God for the verdict which has come out today. It's been an exhausting journey for us. Suffered a lot in the last almost 10 years now. Mentally, emotionally, बहुत financial support भी कई लोगों ने किया और उनके प्यार और आभार से ही मुझे लगता है कि आज हमें ये दिन देखने को मिला है। नुपुर और राजेश तलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 2013 में 208 पन्नों के फैसले से उन्हें मुजरिम बताया गया था, लेकिन कई सवालों का जवाब अभी भी मुल्क को नहीं मिला है। सीबीआई ने दलील दी थी कि हालात के मुताबिक बने सबूत साबित करते हैं कि आरुषि का कत्ल उसके माँ बाप ने किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि तलवार कपल के नार्को टेस्ट में उनके कत्ल करने की बात सामने क्यों नहीं आई। सामने जो बात आई वो साफ ऑनरेबल दोनों जजेस ने ये पाया कि जो भी केस तलवार दंपति के खिलाफ बनाया गया था वो बेबुनियाद था। जो एविडेंसेस पेश किए थे उनमें कोई दम नहीं था और हम लोगों ने ये साबित किया कि एक भी सर्कमस्टेंस हमारे क्लाइंट्स के खिलाफ नहीं बनता था। इस कारण वर्ष ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने हमारे क्लाइंट्स को आज बरी करते हुए पूरी तरह से बाइज्जत बरी किया है। बेहद सनसनीखेज तरीके से नोएडा पुलिस ने दावा किया था कि आरुषि हेमराज का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके वालिद डॉक्टर राजेश तलवार हैं।
इस थ्योरी के पीछे पुलिस ने ऑनर किलिंग की दलील दी थी। 23 मई 2008 को पुलिस ने बेटी के कत्ल के इल्जाम में राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया। समाचार चैनलों के माध्यम से इस बात की जानकारी हम लोगों को भी हुई और जेल के बैरकों में हाथों में टीवी सेट लगे हैं, उसके माध्यम से डॉक्टर नूपुर तलवार को और राजेश तलवार दोनों लोगों को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि उनको ऑनरेबल उच्च न्यायालय द्वारा जो है बरी कर दिया गया है। और स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति इतने दिनों जेल काटने के बाद आज वो मुक्त हुए हैं तो उनमें खुशी की लहर है और वो अपने भावनाओं पर बिल्कुल समझ लीजिए कि पूजा कर रहे थे। ये बिल्कुल 2010 में 2 साल बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और फिर शक की सुई इल्जामों के शक्ल में एक बार फिर तलवार कपल पर टिक गई। गाजियाबाद कोर्ट ने तलवार कपल को सबूत मिटाने का मुजरिम पाया। दोनों के खिलाफ आरुषि हेमराज मर्डर केस में शामिल होने के इल्जाम तय किए गए थे। नवंबर 2013 में तमाम जिरह और सबूतों को देखने के बाद सीबीआई कोर्ट ने आरुषि के वालिद राजेश और मां नूपुर तलवार को उसके कत्ल के जुर्म का मुजरिम माना। उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तब ये माना गया था कि शायद इस ब्लाइंड केस को सुलझा लिया गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब ये केस एक बार फिर बहुत सारे सवालों के साथ सामने है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ स्टेज पे बिफोर आई गो ऑफ द एयर। जब 2010 में सीबीआई ने रिपोर्ट फाइल की थी सीबीआई के अदालत में, तब राजेश तलवार ने एक 100 पेज की प्रोटेस्ट पिटिशन लिखी थी जहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि इस तरीके के आपने इन्वेस्टिगेशन किया है, ये गलत है, आई एम कंटेस्टिंग इट। और उन्होंने लिटरली भीख मांगा था कि जो इस केस के एग्जिबिट्स हैं, आपको याद होगा टेरेस में एक ब्लडी पाम प्रिंट था, कुछ फुटप्रिंट्स थे जिस पे ब्लड मार्क्स थे। उन्होंने ये प्रे किया था ये सारे एग्जिबिट्स को एक फॉरेन लेबोरेटरी में भेजा जाए जहां पे टच डीएनए टेस्ट लिया जाए और उस टच डीएनए टेस्ट से ये पता चलेगा कि किसने ये क्राइम कमिट किया था। सीबीआई ने ये बात सुनी नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो ट्रायल कोर्ट था उसने भी इस बात को बिल्कुल ही ब्रश असाइड कर दिया। हाँ। जहां तक इनका सवाल है, देयर इज दिस मच प्राइवेट सिटीजंस कैन डू। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जांच एजेंसियों के सामने अब एक नया चैलेंज है, आरुषि के कातिल का चेहरा बेनकाब करना। लेकिन सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के बाद क्या आरुषि के कत्ल का सच कभी सामने आ पाएगा? सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कौन है आरुषि का असली कातिल? पूजा मक्कड़, नीरज गौड़, अश्विनी गुप्ता के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया। 2008 में आरुषि और हेमराज का कत्ल हुआ था। इन 9.5 सालों में इस डबल मर्डर मामले में कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज भी केस फिर उसी जगह पर खड़ा है। अब फिर कातिल की तलाश शुरू की जानी है। वारदात वाले दिन से लेकर अब तक केस किस किस तरह आगे बढ़ा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। तारीख 15 मई 2008 की देर रात आरुषि की लाश नोएडा में उसके अपने घर में बिस्तर पर मिली थी। खबर ने दिल्ली एनसीआर में सनसनी फैला दी थी। शक की पहली सुई घर के नौकर हेमराज पर गई, लेकिन अगले दिन जब हेमराज की लाश घर की छत पर मिली तो पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। पुलिस डबल मर्डर मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के दावे कर रही थी और फिर पुलिस ने इस मामले को ऑनर किलिंग की दलील देते हुए आरुषि और हेमराज के कत्ल का इल्जाम आरुषि के वालिद राजेश तलवार पर लगा दिया। 23 मई 2008 को पुलिस ने बेटी के कत्ल के इल्जाम में राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तब तक मामले में इतने मोड़ आ चुके थे कि कत्ल का ये मामला ब्लाइंड केस बन गया था। 31 मई 2008 को आरुषि हेमराज मर्डर केस की तहकीकात सीबीआई को सौंप दी गई तो बेटी के कत्ल के इल्जाम में डॉक्टर तलवार जेल में थे। तलवार का नार्को टेस्ट हुआ। शक की सुई तलवार से हटकर नौकरों और कंपाउंडर तक पहुंच गई।
तलवार फैमिली की करीबी दुर्रानी फैमिली के नौकर राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच डॉक्टर तलवार 50 दिन जेल में गुजार चुके थे और उन्हें जमानत मिल गई। 2 साल बाद 2010 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। सुनवाई चलती रही। शक की सुई फिर तलवार कपल पर टिक गई। गाजियाबाद कोर्ट ने राजेश तलवार और उनकी अहलिया नुपुर तलवार को सबूत मिटाने का मुजरिम पाया। दोनों के खिलाफ आरुषि और हेमराज मर्डर केस में शामिल होने के इल्जाम तय किए गए और फिर डबल मर्डर के 4 साल बाद 2012 में आरुषि की मां नुपुर तलवार को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा और उन्हें जेल भेज दिया गया। नवंबर 2013 में तमाम जिरहों और सबूतों को देखने के बाद सीबीआई कोर्ट ने आरुषि के वालिद राजेश और मां नुपुर तलवार को उसके कत्ल के जुर्म में मुजरिम माना और दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। तलवार कपल मामले को लेकर हाई कोर्ट चला गया, जहां मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई। हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2017 को सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और आरुषि हेमराज डबल मर्डर मामले में डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार को बरी कर दिया। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स और जरूरी कागजी फॉर्मेलिटी पूरे किए जाने के बाद दोनों को 16 अक्टूबर यानी पीर के दिन जेल से रिहा होने की उम्मीद जताई गई है। आरुषि हेमराज डबल मर्डर मामले में दोनों बरी हो गए हैं, लेकिन सवाल फिर वही है, आखिर आरुषि और हेमराज को मारा तो किसने मारा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप अपनी टीवी स्क्रीन को छोड़कर कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद बात करेंगे पुलिस कस्टडी में रही हनीप्रीत के कबूलनामे की। अपनी बेटी की सूनी गोद भरने के लिए एक मां ने किस तरह रची खतरनाक साजिश, और भी है बहुत कुछ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। बात बाबा राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत की। 13 अक्टूबर 2017 को हनीप्रीत की पुलिस रिमांड पूरी हो गई। उसे जुडिशियल कस्टडी में अंबाला जेल भेज दिया गया। पुलिस हनीप्रीत से कई गुनाह कबूल किए जाने के दावे कर रही है। क्या वाकई हनीप्रीत ने पुलिस के सामने सच उगल दिया है? पुलिस के दावों में कितनी सच्चाई लगती है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हनीप्रीत के कबूलनामे को लेकर पुलिस जितने जवाब मिलने के दावे कर रही है, उससे कहीं ज्यादा सवाल इस कबूलनामे को लेकर खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूछताछ में 6 दिन तक पुलिस को छकाने वाली हनीप्रीत ने आखिर अचानक जुर्म कैसे कबूल कर लिया? क्या ये पुलिस को गुमराह करने के लिए हनी का नया ट्रैप है? 6 दिन तक सख्त पूछताछ के बाद जब मंगल के दिन कोर्ट में हनीप्रीत को पेश किया गया तो पुलिस ने कहा था कि वो पूछताछ में बिल्कुल मदद नहीं कर रही, वो सवालों के जवाब नहीं दे रही। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हनीप्रीत ने पंचकूला दंगों को लेकर अपना गुनाह कबूल कर लिया? इन सवालों के जवाब ढूंढने से पहले आइए आपको बताते हैं हरियाणा पुलिस ने हनी के कबूलनामे को लेकर क्या दावा किया है। पुलिस का दावा है कि हनी ने पंचकूला दंगे की साजिश रचने और दंगे की फंडिंग को लेकर अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हनीप्रीत ने बताया है कि बाबा बरी होते तो सत्संग करते, अगर मुजरिम होते तो दंगा होता। हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही किया। 17 अगस्त को सिरसा डेरे में हुई मीटिंग की सदारत मैंने ही की थी। मीटिंग में तय हुआ था अगर बाबा बरी होते हैं तो पंचकुला में सत्संग करेंगे और अगर मुजरिम करार दिए जाते हैं तो दंगा भड़का दिया जाएगा। डेरा सपोर्टर्स को पहले ही पंचकुला पहुंचने को कहा और सेक्टर 23 में तैयारी करने को कहा था। दंगों को अंजाम देने के लिए पंचकुला में दंगाइयों की एंट्री कैसे करनी है, उन्हें कैसे निकालना है, सारी प्लानिंग मेरे लैपटॉप पर की गई। दंगे कहाँ कहाँ होंगे इसके लिए पंचकुला के मैप पर मार्किंग की गई। साजिश में अहम रोल निभाने वाले व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए राब्ते में थे। हमने नॉर्मल कॉलिंग का इस्तेमाल नहीं किया। दंगे की फंडिंग ब्लैक मनी से की गई। फंडिंग के लिए फर्जी कागजात बाबा के पीए राकेश ने तैयार करवाए। करीब 5 करोड़ रुपए मैंने खुद पंचकुला के सेवादार चमकौर इंसा को भिजवाए।
बेटियां तो बेटियां ही होती हैं, चाहे हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की। रिकवरी की बात ये है कि पहले पुलिस लैपटॉप की बात कर रही थी, कोई लैपटॉप इनसे रिकवर नहीं हुआ। उसने पुलिस ने जैसा कोर्ट में बताया वो कह रहे हैं कि एक मोबाइल रिकवर हुआ है बस, और कोई रिकवरी नहीं बताई पुलिस ने। अगर पुलिस के कबूलनामे के दावे को मान भी लें तो सवाल ये उठता है कि क्या हनीप्रीत बाबा को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। हनीप्रीत ने पूछताछ में बार बार यही कहा कि दंगों में बाबा का कोई रोल नहीं था। तो क्या हनी बाबा को बचाने की कोशिश कर रही है? पुलिस दावा कर रही है कि हनीप्रीत ने पंचकुला दंगों को लेकर गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन पुलिस के इस दावे में कई छेद हैं। कोई अहम सबूत अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। ना तो अभी तक हनीप्रीत का लैपटॉप मिला है और ना ही मोबाइल फोन। हनीप्रीत के मोबाइल में दंगे भड़काने के लिए जो वीडियो वायरल किया गया था वो मौजूद है। उसके लैपटॉप में भी पंचकुला दंगों के सबूत हैं। अगर हनीप्रीत ने वाकई गुनाह कबूल भी कर लिया है तब भी पुलिस को हर हाल में उसका लैपटॉप और मोबाइल बरामद करना होगा। हनीप्रीत बेहद चालाक और शातिर है। हो सकता है उसने पुलिस के सामने इसलिए गुनाह कबूला हो ताकि 2 दिन बाद जब कोर्ट में पेशी हो तो उसे जेल भेज दिया जाए और पुलिस की चार्जशीट के बाद वो कोर्ट में कबूलनामे से मुकर जाए। ये कह दे कि पुलिस ने उससे जबरदस्ती बयान लिया था। 13 अक्टूबर 2017 को पुलिस ने हनीप्रीत को पंचकुला कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 10 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। कहने को तो वो माँ है, लेकिन उसने अपनी बेटी की सूनी गोद भरने के लिए एक माँ की गोद सूनी करने की साजिश रच डाली। बच्चा चोर गैंग अपने मंसूबे में कामयाब भी हो गया, लेकिन चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पूरा मामला जो है खुलासा हो गया और पहुंच गए सब सलाखों के पीछे। पेश है ये खास रिपोर्ट। अपने मासूम बच्चे के सर पर हाथ फेरता वालिद अतीक। गोद में सीने से लगाए बैठी मां सुमैया। दोनों पल भर के लिए भी अपने बच्चे को आंख से ओझल नहीं होने देना चाहते। ये बच्चा चंद दिनों के लिए अपने वालिदैन से बिछड़ गया था। माँ बाप ने तो बच्चा मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन महाराष्ट्र की बुल्ढाना पुलिस ने न सिर्फ बच्चे को उसकी मां के दामन में डालकर वालिदैन की झोली खुशियों से भर दी, बल्कि उन 7 गुनाहगारों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जो बच्चा चोरी करने वालों से लेकर बच्चे के खरीदारों में शामिल थे। बच्चा चोरी होने से लेकर अपने माँ बाप तक कैसे पहुंचा, तफसील से बताते हैं। दरअसल बुल्ढाना जिले के खमगांव शहर के एक अस्पताल में 23 सितंबर 2017 को इस बच्चे की पैदाइश हुई थी। 27 सितंबर की रात 2:30 से 2:45 बजे के बीच बच्चे की मां सुमैया को नींद आ गई और इसी बीच उसका बच्चा चोरी हो गया। जैसे ही सुमैया की आंख खुली, बगल में सो रहे बच्चे को ना पाकर उसके होश उड़ गए। बच्चा चोरी होने की खबर लगते ही पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। मामले की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की और हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। पता चला एक नकाबपोश औरत जो काफी देर से बच्चा वार्ड में चक्कर लगा रही थी, बच्चे को चुरा कर ले गई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 27 सितंबर 2017 की रात 2:45 बजे नकाबपोश खातून जिसके साथ एक बच्ची है और हाथ में बैग है, इस बैग में ही रखकर 5 साल के दुधमुहे बच्चों को लेकर खातून भाग रही है। तेजी इतनी कि अपने साथ लाई बच्ची को भी गोद में उठाकर चंद सेकंडों में अस्पताल से निकलती है और फिर एक कार जो पहले से ही खातून का इंतजार कर रही थी उसमें बैठकर रफू चक्कर हो जाती है। 2:30 बजे उसको दूध पिलाई और मच्छरदानी में डाल दी और यहाँ पे मेरा हाथ तो मैंने करवट ले ली इधर से और 3-3:15 के अंदाज में मतलब नींद उछा रही थी, पापा देखा नहीं। फिर बुल्ढाना पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल गई थी, लेकिन बच्चा चोरी करने वाली खातून नकाबपोश थी। उसकी पहचान करना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। पुलिस की 3 टीमें मामले की तफ्तीश में लगा दी गईं। पुलिस ने सीसीटीवी में कैद उस कार का नंबर और रजिस्ट्रेशन का पता लगा लिया,
जिसमें चोरनी बच्चे को लेकर भागी थी। कार औरंगाबाद की निकली। पुलिस ने औरंगाबाद जाकर कार के ड्राइवर के साथ एक और शख्स को हिरासत में लिया। पुलिस की सख्ती के सामने दोनों ने सच उगल दिया। दोनों मुलजिमों ने खुलासा किया कि बच्चा चुराने वाली ने मासूम को औरंगाबाद की ही एक रहने वाली मलिका बेगम को दिया है और मलिका ने बच्चे को दिल्ली के वजीराबाद में रहने वाली अपनी बेटी फिरदौस के पास पहुंचा दिया है। फिरदौस के कोई बच्चा नहीं है, उसकी सूनी गोद भरने के लिए एक मां की गोद सूनी की गई है। पुलिस की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई। बच्चा ठीक ठाक है। तस्दीक किए जाने पर पुलिस ने फिरदौस के घर दबिश देकर बच्चे को बरामद कर लिया और बच्चे के वालिदैन को प्लेन के जरिए दिल्ली बुलाया गया। बच्चे की तस्दीक कराने के बाद उन्हें सौंप दिया गया। अपने बच्चे को पाकर माँ बाप की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 23 तारीख को सुबह 3 से 3:30 बजे के आसपास में इस बच्चे की चोरी हुई थी और ऑलमोस्ट जो सीसीटीवी फुटेज में हमें दिखा था उसके अंदर 3 मुख्य आरोपी इनिशियली हमें दिख रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दरमियान हम लोगों को टोटल इसके अंदर 6 आरोपी इसके अंदर निष्पन्न हुए हैं और 6 आरोपी में से जो मुख्य जिसकी गाड़ी थी, जो गाड़ी इसके अंदर यूज़ हुई थी, उन 2 आरोपियों को हमने औरंगाबाद से उठाया है और वो खामगांव शहर पुलिस स्टेशन में है। उनको भी अपनी पुलिस कस्टडी में आज हम कोशिश करेंगे डिमांड करने के लिए। और बाकी के जो 2 और इसके अंदर लोग हैं जो मुख्य एक्यूज्ड हैं, जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज के अंदर भी दिखते हैं, उनको भी हमने अरेस्ट किया है। पुलिस ने इस मामले में 7 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 खातून हैं। उनमें बच्चे को खरीदने वाली मलिका बेगम और उसकी बेटी फिरदौस भी है। 2 मेन एक्यूज्ड थे जिनको आज हमने अरेस्ट किया है। उन्होंने ये बच्चा लेने के बाद में औरंगाबाद में दिया और वहाँ से जो 2 महिला इसके अंदर आरोपी है उन्होंने इस बच्चे को दिल्ली शिफ्ट किया। उसके बाद में कल जैसे ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली, उनका एड्रेस मिला, एक स्पेशल टीम हमने कल रात को दिल्ली में भेजी और वहाँ पे दिल्ली पुलिस के सहयोग से हमने पर्टिकुलर जिस एड्रेस पे ये महिला रहती थी, दोनों पहुँची थी बच्चे के साथ में, वहाँ से हमने बच्चे को रिकवर किया। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है कि बच्चे का कितने रुपए में सौदा किया गया था और बच्चा चोर गैंग ने इस तरह और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। कुल मिला के इसके अंदर 6 आरोपी हैं और 6 के 6 आरोपी हमारे कब्जे में है, हमारे ताबे में है और बच्चे को उनके पेरेंट्स के हवाले दिल्ली में कर दिया गया विद ड्यू प्रोसीजर। औरंगाबाद की मलिका बेगम ने अपनी बेटी की गोद भरने के लिए जिस तरह दूसरी मां की गोद सूनी की शर्मसार करने वाली बात है। मलिका की करतूत का खामियाजा उसकी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक मलिका ने बेटी फिरदौस को बच्चा देते वक्त कहा था कि किसी ने उसे अपना बच्चा दिया है, लेकिन बुल्ढाना पुलिस ने जिस सूझबूझ से बच्चे को बरामद कर उसके माँ बाप तक पहुँचाया, जिले भर में उसकी तारीफ हो रही है। जी सलाम के लिए बुल्ढाना से मोमिन मोहसिन की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप अपने टीवी स्क्रीन को छोड़कर कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद जानेंगे कहां हुआ रिश्तों का कत्ल, और भी है बहुत कुछ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। कहने को तो वो उसका सगा भाई है, लेकिन जमीन जायदाद की लड़ाई ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। छोटा भाई बड़े भाई को मारने उसके घर घुस गया, लेकिन जब वो घर में नहीं मिला तो भाभी को ही मौत की नींद सुला दिया। वारदात उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की है। बाराबंकी के कोतवाली दरियाबाद इलाके का न्योली दनापुर गांव, जहां खून के रिश्तों का कत्ल किया गया है। खून से लथपथ लाश में तब्दील हो चुकी गांव के ब्रह्मानंद की अहलिया नीता गौतम है, जिसे मौत की नींद सुलाने वाला उसका अपना देवर है। कत्ल की वजह बना है जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर हुआ झगड़ा। थाना दरियाबाद में दानापुर गांव है, वहां पर एक व्यक्ति ने अपने सगे भाभी की धारदार हथियार से चोट पहुंचा करके उसकी हत्या कर दी है। अभी तक की जांच पड़ताल से जो तथ्य पता लगे कि इन भाइयों में आपस में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद था और उसी बात को लेकर के ये हत्या की गई।
पूरे मामले पर गौर करें तो 9 अक्टूबर 2017 की रात ब्रह्मानंद अपनी बीवी और बच्चों के साथ सो रहा था। देर रात ब्रह्मानंद को एहसास हुआ कि उसका भाई रामानंद उर्फ लाला और एक शख्स के साथ घर में घुसा है। इससे पहले मुलजिम ब्रह्मानंद पर किसी तरह का वार करते वो उठकर भाग गया। मुलजिमों ने ब्रह्मानंद की अहलिया नीता पर धारदार हथियार से वार कर मौत की नींद सुला दिया और फरार हो गए। वारदात के बाद गांव में हड़कंप मच गया। मामले की खबर पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके वारदात पर जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। मुतासिर घर वालों की शिकायत पर मामला दर्ज कर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव का पंचायतनामा करके नियमानुसार उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिवार द्वारा जो तहरीर दी गई है उस तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। इसमें अभी तक एक अभियुक्त जो नामित था उसकी गिरफ्तारी की गई है और घटना में प्रयुक्त आला कत्ल की भी बरामदगी हो गई है। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस भी कत्ल की वजह जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा मान रही है। भाई ने अपने बड़े भाई की अहलिया को जिस बेरहमी से मारा है उसे देखकर हर किसी के पैरों तले की जमीन खिसक गई है। गांव में मातम पसरा है। वारदात के पीछे जमीन जायदाद का ही झगड़ा है या कुछ और वजह है? पुलिस हर एंगल से तहकीकात कर रही है। जी सलाम के लिए बाराबंकी से सरफराज वारसी की रिपोर्ट। तो आज के क्राइम शो में बस इतना ही। कुछ और गुनाहगार चेहरों को बेनकाब करने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। हमको दीजिए इजाजत।